ओके स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम यू ऑल एट दिस इवनिंग। लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन में आपका स्वागत है। एंड आज का टॉपिक है, हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ओके, तो आज की क्लास में हम मैग्नेटिक मटेरियल के टाइप्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल किस किस टाइप के हुआ करते हैं। ओके, सो बच्चों, मैग्नेटिक मटेरियल 3 टाइप्स के होते हैं। एक कंपैरिजन टेबल से मैं आपको क्लियर करता हूं कि मैग्नेटिक मटेरियल कैसे कैसे होते हैं और इनकी फंक्शनिंग क्या क्या होती है। ओके, तो 3 टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल। देखो, मैग्नेट अलग होता था, मैग्नेटिक मटेरियल मतलब जो मैग्नेट के संपर्क में आकर के अट्रैक्ट होते हैं। कोई बहुत तेजी से अट्रैक्ट होते हैं, कोई ना के बराबर अट्रैक्ट होते हैं और कोई थोड़ा सा हल्का सा अट्रैक्ट होते हैं। तो इनके अलग अलग नाम है यार। एक को कहते हैं डायामैग्नेटिक, एक को कहते हैं पैरामैग्नेटिक और शायद आपने एक नाम सुना होगा फेरोमैग्नेटिक। ओके, तो डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक टाइप के मटेरियल हुआ करते हैं। तो 3 मटेरियल है बच्चों। फर्स्ट इज कॉल्ड डायामैग्नेटिक, सेकेंड इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक and third one is called ferromagnetic. So there are mainly 3 types of material: diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic. Let's see a vast comparison between all the 3 type of material और इसको समझेंगे बड़े अच्छे से। आइए, तो एक बच्चों बना लो आप यहाँ पे कंपैरिजन टेबल। यहाँ लिख लो डायामैग्नेटिक और यहां पे लिख लो पैरामैग्नेटिक और यहां लिख लो फेरोमैग्नेटिक। और ये जो कंपैरिजन टेबल है ये एनफ है। एनफ मतलब काफी है समझने के लिए। ठीक है जी बच्चों, चलिए। तो डायामैग्नेटिक का मतलब बेटा डी का पहला वर्ड है डाया। मेरी समझ कहती है इस डी को समझो दूर। क्या समझो? दूर। जो दूर करे वो है डायामैग्नेटिक, जो दूर हो जाए। ओके, दैट इज कॉल्ड डायामैग्नेटिक। और पी का मतलब पैरा। पैरा से मेरा बनेगा हिंदी में पास। क्या बनेगा? पास। ये 2 जो कीवर्ड हैं आपको भूलने नहीं देंगे, इनका डिफरेंस बहुत काम के हैं बेटा ये। तो फर्स्ट इज डायामैग्नेटिक है। तो डायामैग्नेटिक सबस्टांस क्या होते हैं? रेफर द बुकलेट। डायामैग्नेटिक सबस्टांस आर दो सबस्टांस विच आर फीबली रिपेल्ड बाई द मैग्नेट। सुन के अचंभव हो रहा होगा, सर फीबली रिपेल्ड बाई द मैग्नेट, हमने तो सुना था मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, बट नहीं बेटा, ये फीबली रिपेल्ड होते हैं। रिपेल्ड होने के लिए कहां भेजेगा मैग्नेट? दूर करेगा, रिपेल करेगा। तो बेटा इसमें पहला कीवर्ड है, ये सबस्टांस जो होते हैं फीबली रिपेल्ड। ओके, ये फीबली रिपेल होंगे। फीबली मतलब हल्का सा, फीबल है ना, फीबली रिपेल्ड। सो डायामैग्नेटिक सबस्टांस आर दो सबस्टांसेस व्हिच आर फीबली रिपेल्ड बाय ए मैग्नेट। अब इनके एग्जांपल की बात कर देता हूं मैं ना, बात कर लेते हैं एग्जांपल की। एंटीमनी, बिस्मथ। ओके, एंटीमनी का सिंबल एसबी होता है बेटा, एस कैपिटल स्मॉल बी। बिस्मथ, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है ना, क्वार्ट्ज, मरकरी, अल्कोहल, वाटर, हाइड्रोजन, एयर, आर्गन। ये जो है बच्चे, ये क्या है? सबके सब बेटा डायामैग्नेटिक सबस्टांस। अब बात करते हैं सेकंड, पैरा फॉर पास। तो बेटा क्या समझ के रही हमारी कि मैग्नेटिक फील्ड में ये पास में आएंगे कि दूर में जाएंगे? वेरी सिंपल, पास में आएंगे, अट्रैक्ट होंगे। ओके, सो पैरामैग्नेटिक सबस्टांस आर दो सबस्टांसेस व्हिच आर फीबली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। ओके, एग्जांपल एल्यूमिनियम, क्रोमियम, अल्कली। अल्कली मतलब वही लीना की रबड़ी सस्ती फ्री, फर्स्ट एल्कलाइन अर्थ मेटल है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है ना, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अल्कली अर्थ मेटल, वही बेटा मांगे कार स्कूटर वाला ग्रुप, यानी कि सेकेंड ग्रुप। और प्लेटिनम, ऑक्सीजन एटसेट्रा, दीज आर द पैरामैग्नेटिक मटेरियल। थर्ड वन इज द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। So ferromagnetic material are those substances which are strongly attracted by the magnet. Example: iron, cobalt, nickel, gadolinium and dysprosium. Okay, so leave it, gadolinium, dysprosium. इतना कौन याद रखेगा? हम तो याद रखेंगे लोहे को। लोहा जो बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, दैट इज ए फेरोमैग्नेटिक। नाम ही फेरो, Fe सिंबल होता है। सो लोहा, आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। गॉट? आ गया समझ में? ओके, नेक्स्ट बेटा डायामैग्नेटिक सबस्टेंसेस। देखा आपने डायामैग्नेटिक क्या होते हैं बेटा? रिपेल होते हैं। क्या होते हैं?
रिपेल होते हैं। तो जो रिपेल होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को पसंद करेगा कि नापसंद करेगा? नापसंद करेगा। ओके, सो व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, जब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात हो रही है, व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस टेंड टू अवॉइड द सब्सटेंस। क्या करेंगी ये? सब्सटेंस को अवॉइड करेंगी। सी, ये बेटा आपके पास एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, आपने यहाँ पे एक जोरदार मैग्नेटिक फील्ड लगाया है, तो बेटा क्या करेंगी? मैग्नेटिक लाइंस बाहर से निकल जाएंगी। कहां से निकल जाएंगी? बाहर से। अवॉइड करेंगी, है ना, मतलब इसकी परमिबिलिटी लेस है। परमिबिलिटी क्या है? लेस है। और यहां से बहुत ही कम लाइंस निकलेंगी। उल्टा यदि आप पैरामैग्नेटिक ले रहे हैं और आपने ये लगाया है मैग्नेटिक फील्ड, देखना जरा मैग्नेटिक फील्ड को, तो ये कुछ ऐसा होगा कि लाइंस ऑफ फोर्सेस बहुत ही कम जो है ये ऐसी जाएंगी। ओके, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की तरफ तो जाएगा, फील्डली अट्रैक्टेड होगा, फील्ड को सपोर्ट करेगा। बट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की तो पूछो ही मत। समझ गए ना? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बिहेवियर देखो बेटा, अगर आप एक ये मैग्नेटिक मटेरियल है और अगर आप इसको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को ऐसे ले करके आए और आपने रखा, तो जब तक नहीं रखा था मटेरियल तब तक तो फील्ड ऐसे सीधे जा रहा था। बट जैसे ही रखोगे तो देखो होगा क्या, तुम भी आओ, तुम भी मेरे अंदर से आओ, तुम भी मेरे अंदर से आओ। समझ गए? मतलब ये बहुत ही आइडियल पाथ प्रोवाइड करता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक लाइंस के लिए। मतलब इसकी परमिबिलिटी बहुत हाई होगी बेटा, इसकी परमिबिलिटी क्या होगी? बहुत हाई। याद आया? और एक और टर्म आता था परमिबिलिटी के साथ साथ, ससेप्टिबिलिटी। याद है रिलेशन? सो म्यू आर इज इक्वल्स टू काई एम प्लस 1। परमिबिलिटी इज इक्वल्स टू ससेप्टिबिलिटी प्लस 1। ओके, परमिबिलिटी इज इक्वल्स टू ससेप्टिबिलिटी प्लस 1। तो इसकी परमिबिलिटी बहुत हाई होती है। सो परमिबिलिटी इज वेरी हाई फॉर द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फाइन। ओके, नेक्स्ट बेटा अगला देखिए कंपैरिजन। When placed in a non-uniform magnetic field, it moves from stronger to weaker region. For which I am talking about? I am talking about the diamagnetic material. I said that कि ये जो होते हैं ये stronger magnetic field का अपोज करते हैं, तभी तो विरोध करते हैं ना मैग्नेटिज्म का। तो अगर आप इसको नॉन यूनिफॉर्म प्लेस पे डालोगे, नॉन यूनिफॉर्म मतलब जो बदल रहा है, कहीं पर तेज है कहीं पर स्लो है, तो इसमें अगर आप मैग्नेटिक मटेरियल को डालोगे तो बताओ किसकी तरफ सपोर्ट करेगा? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कि स्लो की तरफ जाएगा? स्लो। ओके, सो इट मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर। ओके, क्योंकि मतलब फीबल रिपल्सन फील करेगा और स्ट्रॉन्गर टू वीकर जाएगा। सेकेंड, इफ आई टॉकिंग अबाउट द पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पास में जाता है तो वीकर टू स्ट्रॉन्गर बट फीबल। व्हेन प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट मूव्स फ्रॉम वीकर रीजन टू स्ट्रॉन्गर। दिस मीन्स फीबली अट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, देन थर्ड, ये तो पता है भाई, ये तो तुरंत भागेगा। जलेबी के ऊपर जैसे मक्खी लपटती है ना, तो वैसे ये इसकी तरफ स्ट्रॉन्गर रीजन की तरफ भागेगा। सो व्हेन प्लेस्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट मूव्स फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर फील्ड। समझ गया? विद स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन वेरी क्विकली। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, लेट्स सी। व्हेन ए डायमैग्नेटिक रॉड इज फ्रीली सस्पेंडेड, ये बढ़िया है बेटा। देखो आपके पास एक डायमैग्नेटिक रॉड है, अब अगर आप इसको फ्रीली सस्पेंड करते हो नॉर्थ और साउथ पोल मैग्नेट के बीच में, तो होता क्या है? ये आपके पास कोई डायमैग्नेटिक रॉड है, पहले मान लो कि ये रॉड ऐसी थी बेटा, ऐसी थी। ओके, मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा था, ऐसी थी। बट जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया नॉर्थ और साउथ में, डायमैग्नेटिक, बेटा ये क्या करेगी? ये अपने आप को फील्ड से कम इंटरेक्ट कराना चाहिए और ये अपने आप को ऐसे कर लेगी, फ्लैट कर लेगी, परपेंडिकुलर। समझ में आया नहीं है? ये अपने आप को परपेंडिकुलर अलाइन कर लेगी, फील्ड की डायरेक्शन से कैसा अलाइन कर लेगी? परपेंडिकुलरली। So when a diamagnetic rod is freely suspended in a uniform magnetic field, it aligns itself in the direction perpendicular to the field. It aligns itself in the direction perpendicular to the field. Got? Any problem? Next, when a magnetic field, देखो अब इसका देखो अपना पैरामैग्नेटिक का। When a paramagnetic rod is freely suspended in a uniform magnetic field, it aligns itself in a direction parallel to the field. हाँ देखो ये क्या था? ये सपोर्ट कर रहा था बेटा, ये देखो ये फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया। बट शुरुआत में यही रॉड बेटा ऐसी थी, ये ऐसी थी बेटा, दिस वन वाज नॉर्थ एंड दिस वन इज साउथ। तो बेटा जैसे ही आप इसको करोगे खटाक से यूं हो जाएगा ये पैरेलल टू द फील्ड। ये रॉड देखो ऐसी हो रही थी इसमें पैरामैग्नेटिज्म, सॉरी डाया में, अब ये कैसे हो जाएगी? ऐसी, क्योंकि फील्ड का सपोर्ट करता है। ओके, तो ये ऐसे हो जाएगी बेटा। आया समझ में ना?
बट स्लोली होगी। कैसे होगी बताऊं? ऐसे थी, स्लोली, बड़े आराम से, ऐसे, ठीक है ना, फील्ड में अरेंज जाएगी। यहां देखो होगा यही काम बट बहुत तेजी से, बट किससे होगा? बहुत तेजी से। फील्ड की वेरी क्विकली इस डायरेक्शन में अरेंज जाएगी। सो आई एम रीडिंग है, व्हेन ए पैरामैग्नेटिक रॉड, सॉरी फेरोमैग्नेटिक, बेटा चेंज कर लो, शीट में पैरामैग्नेटिक हो गया, ओके, तो चेंज दैट कीवर्ड। So when a ferromagnetic rod is freely suspended in a uniform magnetic field, it aligns itself in the direction of magnetic field with very quickly. Done? आ रहा ना समझ में? Okay. Next point number 4. 3 point clear हो गए तीनों के कंपैरिजन के, and now we discussing about the point number 4. चलो जी, point number 4 क्या है? If a diamagnetic, बेटा देखा आपने, weaker field की तरफ बढ़ता है, वीकर फील्ड की तरफ बढ़ता है, डायमैग्नेटिक के, है ना। इफ ए डायमैग्नेटिक मटेरियल लिक्विड इज टेकन इन ए वॉच ग्लास, प्लेस इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट कलेक्ट्स अवे फ्रॉम द सेंटर व्हेन ए मैग्नेटिक पोल्स आर क्लोजर एंड कलेक्ट्स एट द सेंटर व्हेन मैग्नेटिक पोल्स आर फर्दर। देख बेटा, बेटा ये आपके पास मैग्नेटिक पोल्स है और ये वॉच ग्लास में तुमने कोई लिक्विड भर दिया है। पहले तो ऐसा था बेटा, वॉच ग्लास में क्या भर दिया? कोई लिक्विड, ठीक है ना, वॉच ग्लास में तुमने कोई लिक्विड भर दिया है। अब आप जो है इस वॉच ग्लास को इस फील्ड में ला रहे हो, तो दो सिचुएशन है, ये पोल प्लेसेस पास में है या पोल प्लेसेस दूर है। बेटा अगर ये पोल प्लेसेस पास में है तो ये जो एरिया होगा ये बहुत हाई इंटेंसिटी का होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा ना। तो यदि ये पोल प्लेसेस पास में है, इसी वॉच ग्लास को जैसे ही आप इसके ऊपर लाओगे बेटा, तो एक हीप यहां जनरेट हो जाएगा दूर, और यहां थोड़ा सा रहेगा, और एक ही यहां जनरेट हो जाएगा, मतलब ये दूर दूर चलेगा। मतलब ये क्या हो गया? दूर दूर। जैसे ही आप इस पोल प्लेस को दूर ले जाओगे तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? कम। यस और नो? तो यदि ये पोल प्लेस दूर चले गए बेटा, तो ये जो हीप था ये सिमट करके यहां पे बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो चुकी है? कम, और ये वीकर फील्ड में रहना चाहता है ये मटेरियल। समझ में आया? क्लियर हो गया? यस। नेक्स्ट, पैरामैग्नेटिक मटेरियल जस्ट इसका अपोज, समझ गया ना, स्ट्रॉन्गर फील्ड की तरफ। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है तो सिचुएशन क्या बनेगी बेटा पैरामैग्नेटिक में? यहाँ पे ये ऐसा आ जाएगा, और यहाँ पे सिचुएशन क्या बनेगी? यहाँ पे ज्यादा, फिर ये कम, और यहाँ पे और ज्यादा। क्लियर हो गया ना? सो मैं पढ़ देता हूं बेटा। इफ पैरामैग्नेटिक लिक्विड इज टेकन इन ए वॉच ग्लास, प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट कलेक्ट्स एट द सेंटर व्हेन द मैग्नेटिक पोल्स आर क्लोजर and collects away from the center when magnetic poles are further. Clear? See the diagram. Now अब बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक की। बेटा सेम बिहेवियर देखने को मिलेगा, क्योंकि पैरामैग्नेटिज्म के जैसे ही फेरोमैग्नेटिज्म होता है, बट बात ये होती है कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग। डन। So if in ferromagnetic liquid is taken in a watch glass, placed in a uniform magnetic field, then it collects at the center when the magnetic poles are closer, and it collects away from the center when magnetic fields are further. समझ में आ गया? चलिए जी। Next we are talking about the diamagnetic material once again. Point number 5. When a diamagnetic substance placed in a magnetic field, it is weakly magnetized in the direction of opposite to the inducing field. Yes. बेटा देखो, वैसे हम क्या कह रहे थे? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कम मैग्नेटाइज होता है। बोलो यस। जाता कहाँ? रिपेल करता है ना। रिपेल करने को क्या बोलेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हुआ। यस और नो? समझ गया ना? चिढ़ने का मतलब दूसरे को पसंद करना, है ना? So when a diamagnetic substance is placed in a magnetic field, it is weakly magnetized in the direction of opposite to the inducing field. Got? Now about the paramagnetic material. When a paramagnetic substance is placed in a magnetic field, it is weakly magnetized in the direction of inducing field. Done? When a paramagnetic substance is placed in a magnetic field, it is weakly magnetized in the direction of inducing field. Clear? Third, ferromagnetic. When a ferromagnetic substance is placed in a magnetic field, it is strongly magnetized in the direction of inducing field. Got? 6 point बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं डाइपोल की। ओके, देख बेटा, इसमें जो डाइपोल पैरामैग्नेटिक में जो मैग्नेटिज्म जनरेट होता है वो बहुत कम होता है, तो पैरामैग्नेटिज्म में जनरेट जो होगा बहुत कम होगा, तो मतलब जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा हम क्या कहेंगे? बहुत कम है। बहुत क्या है? कम। सॉरी, डाया चल रहा है, डाया यहाँ लिख रहा हूँ, डायमैग्नेटिक्स गलत बोल गया। ओके, तो बेटा इसमें इंड्यूस जो डाइपोल मोमेंट होगा वो बहुत कम होगा।
ओके, वेरी स्मॉल एंड नेगेटिव वैल्यू, वेरी स्मॉल एंड नेगेटिव वैल्यू। क्लियर हो गया ना? तो इसमें द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इज वेरी स्मॉल एज वेल एज इन नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ओके, देन मतलब देन है कि हियर पैरामैग्नेटिज्म, द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग और फीबल या स्मॉल। बहुत ज्यादा होगा या कम होगा? क्यों होगा ज्यादा बेटा? वो तो फेरोमैग्नेटिज्म में होगा ज्यादा। ये फीबल था ना, मतलब कम होगा, कम है ना, कम होगा। सो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट हियर इन पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस कैपिटल एम इज स्मॉल बट पॉजिटिव, डायरेक्शन ऑफ फील्ड में ही जाता है ना, सो कैसा होगा? पॉजिटिव। हियर द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इज वेरी लार्ज, बहुत भयंकर डाइपोल इसमें बनते हैं। क्लियर हुआ? एंड लार्ज होंगे और इनकी कैसी वैल्यू होगी? पॉजिटिव। बेटा एक टर्म मैंने कल पढ़ाया था आपको, आई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन दैट इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब जब ये जिसका बड़ा होगा तो ये भी तो उसका बड़ा होगा, मतलब फेरोमैग्नेटिज्म की जो इंटेंसिटी होगी, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, वो बहुत जबरदस्त होगी, है ना जी। और डायामैग्नेटिक मटेरियल की इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होगी? बहुत कम। लियो आ गया भैया अगला, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इसकी क्या होगी? कम होगी, नेगेटिव होगी। इसकी कम होगी और पॉजिटिव होगी, सेकेंड वाले की। इसकी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी और पॉजिटिव होगी। समझ में आया? यस। नेक्स्ट बात करते हैं परमिबिलिटी की। मैग्नेटिक परमिबिलिटी बेटा इस वाले की कैसी होगी? ऑलवेज लेस देन यूनिटी। समझ में आया? इसमें जो परमिबिलिटी होगी बेटा वो क्या होगी? ऑलवेज लेस देन, मतलब जो मटेरियल की परमिबिलिटी होगी दैट इज वेरी वेरी लेस देन यूनिटी। क्लियर हो गया? वेरी वेरी लेस देन यूनिटी, मतलब कि इसकी जो परमिबिलिटी होगी कम होगी, 1 से काफी कम होगी। समझ में आया ना बेटा? देन इसकी परमिबिलिटी बेटा, इसकी जो परमिबिलिटी होगी ये बेटा रिलेटिव परमिबिलिटी, एक्चुअली मैं परमिबिलिटी बोला तो रिलेटिव म्यू आर की बात कर रहा हूँ बेटा। इसकी जो रिलेटिव परमिबिलिटी होगी वो 1 से थोड़ी ज्यादा होगी, बहुत नहीं, 1 से बहुत ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा होती तो फेरोमैग्नेटिक बन जाता। ओके, एंड इसकी परमिबिलिटी जो होगी बेटा वो म्यू आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। समझ में आया? यस। तो मैग्नेटिक परमिबिलिटी तीनों की देख लीजिए। फर्स्ट वाले में डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक परमिबिलिटी म्यू इज लेस देन यूनिटी, always less than unity. Okay, here the in paramagnetic the magnetic permeability mu is more than unity, and in ferromagnetic magnetic permeability is large, very large, that is much more than unity. Mu is very very more than unity. समझ में आया बेटा? Now magnetic susceptibility काई। ओके, काई बेटा देखो याद करो, मैंने पढ़ाया था म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई एम, याद आया? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यही था ना बेटा। तो काई एम करोगे बेटा तो क्या आएगा बेटा? म्यू आर माइनस 1। बोलो हाँ, म्यू आर माइनस 1। अब देखना बेटा ध्यान से, इसकी जो रिलेटिव परमिबिलिटी है म्यू आर क्या है? 1 से कम है, 1 से बहुत कम है, मतलब 0.001 मान लो, 0.01। देखना बेटा फर्स्ट, तो देखना क्या है फॉर्मूला? काई एम इक्वल टू म्यू आर माइनस 1। बेटा बोलो हाँ। तो म्यू आर की वैल्यू उसकी कैसी है? 1 से कम है बेटा, 1 से बहुत कम है, 0.01 ले लो बेटा, माइनस 1। क्या आएगा बेटा? माइनस आएगा नेगेटिव में 0.99 आएगा कि नहीं आएगा? तो कैसी आ रही है? नेगेटिव आ रही है, और वेरी है ना, स्मॉल नेगेटिव वैल्यू। क्या ये बहुत छोटी है? देख लो, माइनस 0.99 बहुत छोटा है। आ गया ना समझ में बेटा? सो इसकी जो परमिबिलिटी है इसकी जो है बहुत छोटी वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू। सो मैग्नेटिक परमिबिलिटी ससेप्टिबिलिटी, सो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फॉर द डायामैग्नेटिक मटेरियल हैज ए स्मॉल नेगेटिव वैल्यू, स्मॉल नेगेटिव वैल्यू। सेकेंड करते हैं बेटा इस वाले का, पैरामैग्नेटिक का। पैरामैग्नेटिक का म्यू क्या आता था? 1 से थोड़ा सा ज्यादा। देख लो लिखा था म्यू आर ग्रेटर देन 1। बेटा एक सैंपल मान लेते हैं, मान लो 1.01। क्या मान लिया? 1.01। चलो फॉर्मूला लगाता हूँ बेटा, काई एम इक्वल टू म्यू आर माइनस 1, मतलब 1.01 माइनस 1 तो कितना आ गया बेटा? 0.1। कैसा बेटा? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव है। स्मॉल है कि बहुत भयंकर बड़ा है? छोटा ही है। तो आंसर क्या होगा? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई एम हैज ए स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू। समझ में आया? स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू। नाउ थर्ड वाला पॉइंट, काई एम इज इक्वल्स टू म्यू आर माइनस 1। बेटा इसका म्यू आर 1 से बहुत बड़ा होता है ना, 1 से बहुत बड़ा होता है। तो बेटा म्यू आर की वैल्यू इसकी मान लो 5। क्या मान लो? 5, ठीक है ना। तो 5 माइनस 1 कितना आ गया बेटा? 4। पॉजिटिव है कि नेगेटिव? और बहुत बड़ा भी तो है,
So its value, magnetic susceptibility for the ferromagnetic material has very large positive value. हाँ या ना? आ गया समझ में? अब बेटा अगर आप किसी मटेरियल को लेके गरम करो तो क्या होगा? किसी मटेरियल को लेके गरम करो तो क्या होगा? आपको पता है, यदि आप आयरन को ले लो और गरम करते जाओ तो मालूम इसकी जो पावर है ना मैग्नेटिक फील्ड में यूज्ड होने की, मतलब अलाइन होने की, मैग्नेटाइज होने की पावर कम होती जाती है। क्या होती जाती है? कम होती जाती है। समझ गए ना? मतलब गरम करना किसी मटेरियल की मैग्नेटिक सेहत के लिए अच्छी बात नहीं होगी। गरम करने पर वो अच्छे से मैग्नेटाइज नहीं होगा, फिर उतना अच्छे जोर से पकड़ नहीं बना पाएगा, है ना? तो आप गरम करने का नेचर देख रहे हैं बेटा इसमें। तो पहला डायमैग्नेटिक मटेरियल, वैसे ही मरे हुए को क्या मारोगे? मुर्दे को। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल, अच्छा ये गरम करने के साथ जो इनका बिहेवियर चेंज होता है, इसके लिए जो लॉ था दैट इज कॉल्ड क्यूरी लॉ। दैट इज कॉल्ड, बस थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं कि क्यूरी लॉ क्या था। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वो ऑलरेडी बर्बाद है, वो तो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं, डायरेक्शन ऑफ फील्ड में तो मैग्नेटाइज होते नहीं है ना? तो अकॉर्डिंग टू द क्यूरी लॉ दे डू नॉट ओबेज क्यूरी लॉ एंड देयर प्रॉपर्टीज डू नॉट चेंज विद टेम्परेचर। मतलब इनकी प्रॉपर्टी कोई भी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? आ जाओ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्यूरी लॉ को फॉलो करते हैं, क्यूरी लॉ को फॉलो करते हैं, और एक टेम्परेचर होता है जो हद से ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देते हैं और किसके जैसे हो जाते हैं? इसके जैसे डायमैग्नेटिक बन जाएंगे। समझ में आ गया ना? यस। तो क्या है बेटा? दे ओबेज क्यूरीज लॉ, दे ओबेज क्यूरीज लॉ, दे लॉस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी विद राइज इन टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर बढ़ाए जाने के साथ वो दे, हाँ यस, वो लॉस करते हैं, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म होती जाती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी क्यूरीज लॉ को फॉलो करते हैं, मगर एक निश्चित टेम्परेचर तक। पूरे टेम्परेचर पे फॉलो नहीं करते कि तुमने स्टार्ट किया और गर्म करे पड़े वो जिंदगी भर फॉलो करेंगे, नो। दे ओबेज क्यूरीज लॉ एट ए सर्टेन टेम्परेचर कॉल्ड क्यूरी पॉइंट। ठीक ना? फिर से सुनना, दे ओबेज क्यूरीज लॉ, वो क्यूरीज लॉ को फॉलो करते हैं, टेम्परेचर के साथ वेरिएशन में, टेम्परेचर बढ़ते के साथ या घटते के साथ अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में वेरिएशन दिखाते हैं। अब एक फिक्स टेम्परेचर आता है एट ए सर्टेन टेम्परेचर दैट इज कॉल्ड क्यूरी पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको? क्यूरी पॉइंट। दे लॉस फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड बिहेव लाइक ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। बिहेव लाइक ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। समझ गया ना? एक टेम्परेचर होता है जिसको बोलते हैं क्यूरी पॉइंट, उस पे वो बर्बाद हो करके किस पे आके गिरेंगे? पैरा पे। समझ गया ना? इनको गर्म करोगे तो ये तो अपना मैग्नेटिज्म ही बर्बाद कर देंगे। सुनना, यही कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट है। डायामैग्नेटिक में कोई फर्क नहीं, डायामैग्नेटिक में कोई फर्क नहीं। इनको गर्म करोगे, समझ गए ना, तो ये टेम्परेचर के साथ अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खोते जाएंगे। इनको गर्म करोगे तो टेम्परेचर के साथ अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है कम करेंगे, कमजोर करेंगे, और एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस समय ये फेरोमैग्नेटिक से काय में कन्वर्ट हो जाएंगे? पैरामैग्नेटिक। समझ गए ना? दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्यूरी पॉइंट, दैट इज कॉल्ड क्यूरी पॉइंट। चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं हम चैप्टर का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है क्यूरीज लॉ। ओके बच्चे, तो क्यूरीज लॉ हम पढ़ने वाले हैं। मैडम मैरी क्यूरी का नाम सुना है? मैडम मैरी क्यूरी रेडियम निकाला था और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी उनकी दोनों बिटिया ने, दोनों उनकी लड़कियों ने, दोनों को नोबेल प्राइज मिला है। एक ही परिवार में 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिला है मैडम क्यूरी के परिवार में। ओके, सो बच्चों क्यूरी लॉ क्या कहता है? QCURIE, क्यूरी लॉ क्या कहता है? क्यूरी लॉ कहता है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मटेरियल वेरीज इनवर्सली विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आपको याद होगा मैंने मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या बताई थी? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मैंने बताई थी I/H। याद आया? काई इक्वल टू I/H।
एच, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, साथ में ये भी मैंने कहा था। सो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ये है बेटा काई। तो रूल क्या है बेटा, आई अपॉन एच, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर इन केल्विन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर इन केल्विन, समझ गए क्यों? तो ये हो गया बेटा। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको आप लिख सकते हो काई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। नोट करिए, तो ये है अपने पास काई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बेटा काई एम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, एम लगा लो अच्छा लगता है, इज इक्वल्स टू सी कांस्टेंट अपॉन टेम्परेचर। दिस सी इज कॉल्ड क्यूरी कांस्टेंट, दिस सी इज कॉल्ड क्यूरी कांस्टेंट। ये जो सी है इसको बोलते हैं क्यूरी कांस्टेंट। तो यही चीज पता चल रही है बेटा, यही चीज पता चल रही है मैग्नेटिक मटेरियल के लिए जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, कम होगी। समझ गए ना, हिंदी में बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को चुंबकशीलता, चुंबकशीलता। ठीक ना। तो भाई क्यूरी टेम्परेचर क्या है, क्यूरी टेम्परेचर या क्यूरी पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल काय में बदल जाता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में। लिख लो बेटा, क्यूरी टेम्परेचर Curie temperature is the temperature at which a ferromagnetic material changed into converts into पैरामैग्नेटिक मटेरियल, जो कि फेरो से पैरा में बदल जाए, उसको बोलते हैं तो क्यूरी टेम्परेचर। क्लियर? ठीक है बेटा, देखो ग्राफ भी देख लो अब लगे हाथों। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन एच इज प्रोपोर्शनल टू 1/t। ठीक है ना, इंटेंसिटी ऑफ प्रोपोर्शनल आई बाई एच इज प्रोपोर्शनल टू 1/t, या काई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t। ठीक है बेटा, यहां से एच को इधर ले जाओ, तो I is proportional to H upon T, H upon T। तो देखो बेटा कैसा ग्राफ होता है, ये है H upon T, ये है H upon T, और ये क्या है बेटा I मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, H मतलब मैग्नेटाइजिंग फोर्स, T मतलब टेम्परेचर। ठीक है बेटा, अगर हम आइडियल केस ये होना था, बट जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो शुरुआत में तो फर्क कम देखने को मिलेगा, बाद में ये ऐसा होगा। समझ में आ गया? बाद में ये इस तरीके से ग्राफ हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? मतलब टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या हो गई है, कम हो गई है, और एक पॉइंट पे जाकर के फिक्स हो रही है। फिर ये जो बढ़ रही था ये पॉइंट पे जाकर के रुक गई है ना, कांस्टेंट नेचर अटेन कर रही है। अभी जनरल नॉलेज की बात ऐसे ही बता देता हूँ बेटा, टेम्परेचर के लिए जो क्यूरी टेम्परेचर, सॉरी आयरन के लिए जो क्यूरी पॉइंट होता है दैट इज 1000 केल्विन। अगर 1000 केल्विन पे गर्म कर दोगे आयरन को तो वो फेरोमैग्नेटिक से काय में बदल जाएगा, पैरामैग्नेटिक में। कोबाल्ट के लिए लिख लो 1400 केल्विन कोबाल्ट के लिए, और निकल के लिए 600 केल्विन, निकल के लिए 600 केल्विन, निकल के लिए 600 केल्विन। डन। ओके, अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बेटा जी नाम है हिस्टेरेसिस लूप या मैग्नेटाइजेशन कर्व। हिस्टेरेसिस लूप और मैग्नेटाइजेशन कर्व। चलिए जी पढ़ते हैं हिस्टेरेसिस लूप या मैग्नेटाइजेशन कर्व क्या होता है। ये बेहद थोड़ा सा अजीब ही टॉपिक है। मैग्नेटाइजेशन कर्व क्या होता है देखिएगा, इसको अजीब ही लगेगा ये।
हिस्टेरेसिस लूप और मैग्नेटाइजेशन कर्व। हिस्टेरेसिस को मैंने कहीं पर पढ़ा था बेटा, हिस्टेरेसिस को बोलते हैं थकान, ठीक है ना, चुंबकीय थकान। अब ये होता क्यों है जरा देखो, मैं तुमको एक फ्रेम बता रहा हूं, उससे तुमको ये समझ में आएगा बेटा। ये तुम्हारे पास एक फ्रेम है, ये रेक्टेंगुलर फ्रेम है बेटा, ठीक है बेटा। तुमने क्या किया, यहां पे लिया, यहां पे तार लगा दी बेटा, ये तार लगा दी और यूं बना लिया इसको ऐसे, ठीक है ना। इसको सर्कुलर भी मैं ले सकता था, कोई नहीं, ठीक है चलता है। और यहाँ पे आपने एक एसी सोर्स लगा रखा है। कैसा सोर्स लगा रखा है? एसी। डीसी में पोलरिटी चेंज नहीं होती, डीसी में एक ही तरफ की बैटरी होती है, एक ही डायरेक्शन में करंट होती है। एसी में करंट की डायरेक्शन बदलती जाती है। मतलब जब ये करंट फ्लो होगी तो कुछ ऐसे होगी, मान लो आप 10 एम्पियर की करंट फ्लो कर रहे हो, तो यहाँ से उठेगी करंट 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 पॉजिटिव डायरेक्शन। मैक्सिमम कितनी की बेटा? 10। ये कौन सा साइकिल है बेटा? प्लस। अब करंट अपनी डायरेक्शन पलटेगी, क्या मतलब पहले चल रही थी यूं हाफ साइकिल में, इसमें अब करंट आएगी बेटा उल्टे डायरेक्शन में। मतलब पहले करंट इसमें ऐसे जा रही थी, समझ गया ना, क्लॉकवाइज। अब करंट कैसे आएगी सेकंड हाफ साइकिल में? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जाएगी बेटा एंटी क्लॉकवाइज में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। समझ में आ गया? ये एक साइकिल है बेटा, ऐसा चलता ही रहेगा, चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है? एसी सोर्स। क्या लगा है? एसी सोर्स। यस, इस पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण कुछ होने वाला है और उससे एक लॉस क्रिएट होगा, दैट इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस लॉस, या हिस्टेरेसिस लूप भी बनेगा। और जो घटना होगी मैग्नेट के अंदर, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस। मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस। बेटा आपको पता है कि जब भी आप किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करते हो तो उसके अलोंग क्या सेटअप हो जाता है? फ्लक्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो बेटा ये भी कंडक्टर है, सोलेनॉइड के जैसे है। तो जैसे ही आप करंट फ्लो करोगे इसमें, तो बेटा यहाँ पे क्या सेट हो जाएगा? फ्लक्स, मैग्नेटिक लाइन सेटअप हो जाएंगी। बोलो हाँ, क्लियर है ना बेटा? अब ये कैसा पाथ है बेटा? इसके लिए एक मैग्नेटाइजिंग, एक अच्छा क्या कहना चाहिए इसको, ससेप्टेबल पाथ है। कैसा पाथ है? ससेप्टेबल। तो ससेप्टेबल पाथ है, तो ये जो पूरा फ्लक्स है बेटा, ये आ करके यहां से इस पार्ट में चला जाएगा। बोलो हाँ या ना? इस पार्ट में चला जाएगा ना? डन। अब इस पार्ट में ये फ्लक्स चला गया, अब कैसे जाएगा पहले ये देखो। फ्लक्स जो होता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है। ये बात आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि जितने हैवी अमाउंट की करंट आप फ्लो करोगे उतना ज्यादा फील्ड बनता जाएगा। समझ में आ गया ना? उतना ज्यादा फील्ड बनता जाएगा। एंड B इक्वल टू क्या पढ़ाया बेटा हमने? म्यू एच। B इक्वल टू म्यू एच। तो H इक्वल टू कितना हो गया बेटा? B बाई म्यू। H इक्वल टू B बाई, ठीक है। चलिए अब देखिए, मैं ग्राफ बना रहा हूं। हाँ, रेफर द नोट्स। Intensity of magnetization increases with increase in magnetizing force. Intensity of magnetization increase with increase in magnetizing force initially through OA and reaches saturation at A. ये बेटा मैं ग्राफ बना रहा हूं। यहां पे है बेटा मैग्नेटाइजिंग फोर्स और यहां है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I। एक अपने पास है मैग्नेटाइजिंग फोर्स और एक है अपने पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। देखो बेटा, ये जो होता है मैग्नेटाइजिंग फोर्स, इसकी अमाउंट जो होती है वो करंट पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? करंट। जो H होता है, एक्चुअली H का फॉर्मूला होता है NI, एम्पियर टर्न्स, मैग्नेटोमोटिव फोर्स भी बोलते हैं इसको। तो ये डिपेंडेंट, करंट डिपेंडेंट होता है, करंट डिपेंडेंट। बेटा ये रख लो, ये पॉइंट रख लो, R लिख लो इसको, करंट डिपेंडेंट, करंट डिपेंडेंट है ये पॉइंट। अब चलो, तुम्हारे पास ये एक सैंपल है, ये तुम्हारे पास सैंपल है, मैग्नेट का टुकड़ा है, बस तुम इससे समझो, ज्यादा लंबे से जाने की जरूरत नहीं है। ये एसी सोर्स लगा हुआ है बेटा,
अब जैसे ही आपने करंट अप्लाई किया तो फील्ड बन जाए, इसके अक्रॉस फील्ड बन जाएगा और फ्लक्स इसके अंदर सेटअप होना शुरू हो जाएगा। अब अगर ये करंट ज्यादा बढ़ाओगे तो ज्यादा फील्ड बनेगा। अगर करंट, क्योंकि B प्रोपोर्शनल टू I, करंट जितनी ज्यादा बढ़ाओगे फील्ड उतना ज्यादा बनेगा। मगर कब तक, सवाल ये है कब तक। भैया इसके अंदर मान लो 5000 मॉलिक्यूलर मैग्नेट है, बोलो हाँ, तो ये मैक्सिमम कितने अरेंज कर पाएगा? 5000 तो अरेंज कर पाएगा ना। 5000 मॉलिक्यूलर मैग्नेट में 10,000 तो अरेंज नहीं कर पाएगा ना। जैसे तुम 5 लोगों से परेड करवा रहे हो, 5 लोगों से, अब तुम चाहते हो कि 5 लोगों से परेड करवाओ और परेड में वो सावधान बोलो तो घर हिल जाए। काय को हिलेगा? ये आपको घर हिलाना है तो कम से कम ले आइए 1.5 लाख लोग, जमीन हिल जाए बिल्कुल जहां पे परेड हो। अब 5 लोगों में 5 ही लोग तो अपने आप को अरेंज कर पाएंगे। 5 लोगों की परेड में उतना मजा तो नहीं आएगा। आया मेरी बात समझ में? तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप करंट की वैल्यू बढ़ा भी रहे हो तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगने के बाद करंट खूब बढ़ाते जाओगे, बट यदि ये 5 अपने आप को अलाइन कर चुके हैं तो उसके बाद और कोई अलाइनमेंट नहीं होगा। जैसे ये हालत ये हो गई कि परेड चल रही है और एक मेजर जो है फालतू में बोल जा रहा सीधे चल, आवाज दे रहा सीधे चल। अरे वो जितना सीधे होने तो हो गए, अब कैसा सीधे चले, चल तो रहे हैं सीधे। क्लियर हुआ? चलिए तो देखिए होता क्या है बेटा। स्टार्ट किया, यहाँ पे देखो ये करंट बढ़ी, 0 से लेके कहां तक पहुंच गई? मान लो 10 एम्पियर। कितने एम्पियर? 10 एम्पियर। जैसे करंट बढ़ी बेटा वैसे मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ा। मैग्नेटाइजिंग फोर्स ने इनको अलाइन करना शुरू किया, टॉप लेवल में जाके अलाइन कर दिया बेटा। पूरे मॉलिक्यूलर मैग्नेट अलाइन हो गए। तो बेटा जैसे जैसे करंट बढ़ी तो H बढ़ा। क्या बढ़ा? H बढ़ा। H बढ़ने से बेटा I मैग्नेटिक मोमेंट बन गए। मैग्नेटिक मोमेंट टॉप लेवल पे जाके सस्टेन हो गए। ये सस्टेन हो गए। अब आप करंट बढ़ा रहे हो, करंट और बढ़ा रहे हो, 10 एम्पियर के मान लो ऊपर भी तुम चले जाते, मान लो 12 पे चले गए तो भैया मॉलिक्यूलर मैग्नेट तो 10 पे खत्म हो गए ना, तुम्हारे पूरे अरेंज हो चुके हैं। अब अगर आप करंट और बढ़ा रहे हो तो H तो आपका बढ़ेगा बट आपका I नहीं बढ़ेगा, आपका I नहीं बढ़ेगा। समझ में आएगा? सॉरी बेटा B, यहाँ पे B लेना है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं बढ़ेगी, यहाँ पे B ले लो आप। क्या लेना है आपको? B मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, B मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? यस। तो यहाँ पे B फिक्स हो गया। तो देखिए पहली लाइन देखिए शीट में। यस, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यहाँ पे आप B भी ले सकते हो बेटा, साथ में I भी ले सकते हो। एक्चुअली दोनों ही यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों। तो इसको BH कर भी बोल सकते हो और IH कर भी बोल सकते हो। मैंने यहाँ पे दोनों शो किया, देख लो B भी लिखा I भी लिखा, दिख रहा है? हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन मैग्नेटाइजिंग फोर्स। बोलो हाँ, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी बढ़ती जाती है विद इंक्रीज इन मैग्नेटाइजिंग फोर्स H इनिशियली थ्रू OA। O से स्टार्ट हुआ, कहां तक पहुंच गया? A तक। बेटा जितनी करंट बढ़नी थी बढ़ गई। अब करंट अपन ने घटाना शुरू किया। अब करंट अपन ने क्या करना शुरू किया? घटाना। करंट कम करनी शुरू करी। देख बेटा यहाँ से ये करंट अपन ने कम करनी शुरू करी। ये करंट अपन ने 10 पे थी, 10 पे करंट को और ले आए नीचे, क्योंकि अब अगर अपन H बढ़ा रहे हैं तो ये कर्व ऊपर नहीं जा रहा है, वहीं पर रुका हुआ है। जितना B सेट होना था हो गया, जितने फ्लक्स अलाइन होने थे हो गए, पूरे मॉलिक्यूलर मैग्नेट जम गए। अब एक भी मॉलिक्यूलर मैग्नेट नहीं बचा, पूरी परेड चल रही है, सीधे चल। अब तुम 10 बार बोलो सीधे चल और बोलते जाओ, 4 मेजर आवाज लगाएं या 5 लगाएं कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि सीधे ही तो चल रहे हैं। अब उसने कहा कि परेड रुक, अब वो कह रहा है कि परेड रुक, है ना, रुकने को यदि उसने बोला तो देखो बेटा क्या होगा। जैसे उसने बोला परेड रुक, मतलब कि करंट को उसने जीरो किया। करंट को क्या किया? जीरो। ये मैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स के अंदर, यहाँ मैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, करोड़ों अरबों में होते हैं, बहुत सारे यहाँ पे हुआ करते हैं, ये करोड़ों अरबों में। क्लियर ना? तो जैसे इसने कहा कि परेड थम, तो क्या होता है बेटा, जैसे परेड थम करने को कहा उसने, तो ये इतने सारे चल रहे होते हैं, फ्लक्स सेट हो चुका होता है, कंटिन्यूअसली फ्लक्स सेट हो चुका होता है यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स, आपने करंट तो जीरो कर दी बेटा,
करंट आपने क्या कर दी, 0। करंट आपने 0 कर दी, I इक्वल टू 0 कर दी, करंट स्मॉल i इक्वल टू 0 कर दी। स्मॉल i 0 करने से h कितना हो गया, ये देखो फटाक से h को पीछे लेके आओ, ये देखो h पीछे, h पीछे आ गया। अब वो परेड चली जा रही थी, 1 2 1 1 2 1 1 2 1, बहुत बड़ी परेड। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर मैग्नेट अरबों खरबों में होते हैं बेटा। और सामने से कहा किसी ने परेड थम, तो बेटा आगे जिनको सुनाई दिया, जो सामने थे मेजर के सामने, वो तो उनको तो थम सुनाई दे दिया गया, मगर पीछे से जो 1 2 1 चले आ रहे थे, चले आ रहे थे, चले आ रहे थे, चले आ रहे थे, उनके मॉलिक्यूलर मैग्नेट उसी फॉर्म में अरेंज थे जैसे थे, मगर मतलब वो चल रहे थे, मतलब वो क्या थे, चल रहे थे। मेरे कहने का मतलब ये है इस भाषा में, मतलब जैसे आदेश मिला, तो जहां से आदेश मिला, सामने के मॉलिक्यूलर मैग्नेट तो अपने आप को लूप में अरेंज कर लिए 0 मैग्नेटिक मोमेंट में, मगर पीछे वाले उसी आदत में ढले हुए थे। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? तो बेटा मैग्नेटाइजिंग फोर्स करंट 0 होने के बाद, यानी H की वैल्यू 0 होने के बाद भी उसके अंदर का मैग्नेटिक वैल्यू B की वैल्यू 0 नहीं होगी। बेटा ये देखो, ये B की वैल्यू 0 नहीं है, इतनी वैल्यू B की स्टिल बची हुई है। आ रहा समझ में? आ रहा समझ में? इतने इस B को बेटा OB, OA, ये पार्ट B ले ले बेटा, इस OB को बोलते हैं बेटा रिटेंटिविटी। क्या बोलते हैं बेटा? रिटेंटिविटी, रिटेन है। समझ गया ना? अगली लाइन देखो ग्रीन कलर से शीट में, when H is decreased, I decreases, but it does not becomes to 0. It does not comes to 0. जैसे ही आप B की इसकी वैल्यू कम करते हो, करंट की वैल्यू कम करते हो, तो बेटा I इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो होता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो पूरे के पूरे मैग्नेटिक मूवमेंट कोलैप्स नहीं होते हैं, थोड़े से मैग्नेटिक मूवमेंट स्टिल बचे रहते हैं। समझ गए ना? क्योंकि वो उनके अंदर पुरानी वाली आदत थी, हैबिट थी, वो बचे रहते हैं। फाइनली आप बी पर पहुंच गए यहाँ पे। क्लियर हो गया? इस बचे हुए मैग्नेटिज्म को बोलते हैं बेटा रिटेंटिविटी। क्या बोलते हैं? रिटेंटिविटी। क्लियर हुआ? इसका दूसरा नाम और है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, बचा हुआ रेसिडुअल, इसे क्या बोलते हैं? रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। तो लिखो क्या लिखा? द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म आई, नहीं सुनना बेटा, शीट में देखो, H equals to 0. When H is decreased, I decrease, but does not comes to 0 at H equal to 0. मतलब H equal to 0 करने के बाद भी I की वैल्यू 0 नहीं हुई है। समझ में आया? कितनी बच गई है? OB। कितनी बच गई है? OB। क्लियर हुआ? इतनी बच के रह गई है। मतलब स्टिल जो इतने सारे लोग परेड करे जा रहे हैं। समझ गए? परेड करे जा रहे हैं। The residual magnetism I set up in the material represented by OB, ये बचा हुआ मैग्नेटिज्म जो कहलाता है, इसको बोलते हैं हम रिटेंटिविटी। क्या कहते हैं? रिटेंटिविटी। अब बचे हुए इस मैग्नेटिज्म को दमन करने के लिए, कुचलने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? देखो खुद से समझो। अगर ये फ्लक्स सेट हो गए थे, पैरेलल हो चुके थे, अब इसको यदि आपको कुचलना है, बर्बाद करना है, तो आपको बैक साइड में करंट फ्लो करनी पड़ेगी। यस और नो? क्लियर ना? उनको बैक साइड में फ्लो करनी पड़ेगी। जैसे कि वो परेड आ रही है, अब वो आगे वाले तो चलो रुक गए, पीछे वाले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। समझ गए ना? तो उनको रोकने के लिए वो ऐसे खड़बड़ 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 आ रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए हम क्या बोलेंगे? यहाँ वाले को बोलेंगे पीछे मुड़, अटैक कर, तो ये इसके ऊपर चढ़ जाएंगे, तो सबके सब शांत हो जाएंगे। कुछ आया समझ में? तो हम क्या करते हैं बेटा? बैक साइड में आई फ्लो करते हैं। ये देखो बैक साइड में आई फ्लो करी, तो यहां तक पहुंचते पहुंचते वो पूरे जो आ रहे थे वो कुचले गए। मतलब जैसे हमने आई बैक साइड में ले गई बेटा, ये देखो, हाँ देखो आई बढ़ रहा है बेटा इस तरफ बैक साइड में। आई बढ़ने से बी की वैल्यू क्या हो रही है बेटा? कम हो रही है। और इस पॉइंट पर आकर के बी कितना हो गया? 0। इस पॉइंट पर आकर बी का क्या हो गया? 0। बट इसको लाने के लिए आपने इतना मैग्नेटिज्म, इतना सारा फोर्स लगाया है, लगाया ना? इसको बोलते हैं OC। क्या बोलते हैं? OC। इस फोर्स ने क्या कर दिया? दमन किया। क्या कर दिया? दमन मतलब कुचल दिया।
उसके विद्रोह को क्या कर दिया, कुचल दिया। इस फोर्स को बोलते हैं कोर्सिविटी। क्या बोलते हैं, क्लियर हुआ? तो ये फोर्स कहलाता है कोर्सिविटी, जिसने कुचल दिया। यहां तक आते आते कुचल गए ना पूरे फ्लक्स। अब सारे लोग कैसे चल रहे हैं, पीछे चल वाले। अभी यहां तक आगे चल रहे थे, अब ऑर्डर हो चुका था पीछे चल, अब मुड़ करके कुचल गए। अब उसके बाद आप करंट बढ़ा रहे हो, ये देखो मैक्स चली गई आगे, अब वो चले जा रहे हैं पीछे चल पीछे चल पीछे चल, मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गए आपने। ये देखो बैक साइड डायरेक्शन में करंट बढ़ाइए, एक लेवल में मॉलिक्यूलर मैग्नेट जितने थे फिर से पूरे अरेंज हो जाएंगे नहीं होंगे। उसके बाद अगर आप ये बढ़ाओगे भी तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि जितने मैग्नेटिक मोमेंट डाइपोल बनने थे वो पूरे के पूरे बन चुके हैं। आ गया समझ में? पक्का? तो ये बन गया बेटा, यहां से यहां तक लेके आ जाओ पाल बेटा, यहाँ डी तक आ गया। पता गया बच्चे? डी तक क्लियर हो गया ना? सी से लेके डी तक आ गया। यहाँ पर आ गया सैचुरेशन। क्या आ गया? सैचुरेशन। जैसे यहाँ पे सैचुरेशन आ गया था वैसे यहाँ पे सैचुरेशन आ गया। हाँ, अब फिर से हम बैक करते हैं। देखो क्या हुआ, यहां तक पहुंच गए। अब करंट को बढ़ाना शुरू करते हैं। अभी यहां तक देखिए करंट मैक्सिमम चली गई थी, अब करंट को कम करना शुरू करते हैं निगेटिव डायरेक्शन में। तो करंट को नेगेटिव डायरेक्शन में कम करना शुरू करते हैं। हम करंट को ले आए फिर से जीरो, करंट को जैसे जीरो ले आएंगे तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मगर मैग्नेटाइजिंग फोर्स की वैल्यू जीरो करने के बाद भी वही हाल, मैग्नेटाइजिंग फोर्स की जीरो वैल्यू करने के बाद भी आई इतना बचा रहेगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन उतनी बची रहेगी। मतलब वही अभी पीछे ही चल रहे हैं। तो फिर से क्या है बेटा? ये फिर से है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, या इसी को बोलते हैं रिटेंटिविटी। क्या बोलते हैं इसको? रिटेंटिविटी। समझ में आया? फिर से इतनी रिटेंटिविटी ODE OE। तो बेटा रिटेंटिविटी एक बनी है OB और एक क्या बनी है बेटा? OE। क्लियर हुआ? फिर से आप पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्सेस अमाउंट का करंट फ्लो करते हो, जिससे मैग्नेटाइजिंग फोर्स डेवलप होगा। ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स डेवलप हुआ O से लेके F, इसे क्या बोलेंगे? दमन करेगा, कोर्सिविटी। क्या बोलेंगे? ये कोर्सिव फोर्स। तो ये बेटा फिर से है अभी OE OB और कोर्सिविटी एक तो लगी बेटा OC और OF। क्या है बेटा? कोर्सिविटी। समझ में आया? स्पेलिंग COER नॉट AR, COERCIVITY, कोर्सिविटी। इतना फोर्स लगाओगे फिर से मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया? मैग्नेटिक इंडक्शन कितना हो गया? जीरो। अब इसके बाद यदि फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में और बढ़ाते हो तो क्या मिलेगा आपको? सैचुरेशन। क्या मिलेगा? देखो शीट में देखो, पत्ती दिख गई? पत्ती दिख गया? क्लियर हो गया? यस बेटा, आगे पढ़ता हूं मैं। टू ब्रिंग I to zero, to demagnetize completely, the opposite negative magnetizing force is applied. This magnetizing force represented OC is called coercivity. After reaching the saturation level at D, when the magnetizing force is reversed, the curve closes to the point A and completing a cycle. समझ में आया बच्चे? And this loop A B C D E F A is called hysteresis loop. समझ में आया कि नहीं आया? This loop is called hysteresis loop. बेटा बताओ आपके हिसाब से क्या अच्छा है, इस लूप का एरिया बढ़ना या छोटा होना? क्या अच्छा है आपके हिसाब से? ये लूप का एरिया जितना बढ़ता जाएगा उतने लॉस बढ़ते जाएंगे कि कम होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे, क्योंकि बेटा अगर मान लो ये लूप का एरिया बढ़ेगा मतलब ये फोर्स यहां पहुंच गया, मतलब कोर्सिव फोर्स बहुत ज्यादा है। कोर्सिव फोर्स मतलब बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उनको कुचलने के लिए। मतलब ये लूप का एरिया बड़ा होना हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। ये जितना ज्यादा बड़ा एरिया होगा हीट उतनी ज्यादा निकलेगी। दैट लॉस इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस लॉस। दैट लॉस इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस लॉस। यस, सो देखो बेटा लिखा हुआ द एरिया ऑफ द लूप गिव्स द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू द साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। देख बेटा पहली पोलरिटी में ये प्लस था ये माइनस था, तो ये था मैग्नेटाइजेशन, फिर ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया,
ये वाला बेटा ये बन गया डीमैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होने से क्या होता है, फ्लक्स का एक्सीडेंट होता है। क्या होता है, फ्लक्स का एक्सीडेंट। और उस एक्सीडेंट से जो एनर्जी होती है वो हीट की फॉर्म में निकलती है, हीट की फॉर्म में निकलती है। समझ में आ गया? यस। सो द मटेरियल लाइक आयरन हैविंग थिन लूप इज यूज्ड फॉर मेकिंग टेम्परेरी मैग्नेट। तो बच्चों सुनो, अगर आपको टेम्परेरी मैग्नेट मतलब जैसा हम चाहें, पल में मैग्नेटाइजेशन, पल में डीमैग्नेटाइजेशन। जैसे इलेक्ट्रिक बेल जो होती है ना, उसमें क्या करता है, वो हथौड़ा मारता है, जब मैग्नेटाइज होता है पीछे जाता है तो फिर डीमैग्नेटाइज। तो ऐसे के लिए हमें इन मटेरियल का इस्तेमाल करना चाहिए जिनका ये लूप क्या हो, बहुत पतला हो, नहीं तो बहुत सारी हीट निकलेगी। आई एम राइट? समझ में आया ना? मैं ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल करूंगा जिसका लॉस बहुत कम हो। किनके लिए? टेम्परेरी मैग्नेट के लिए। क्योंकि टेम्परेरी मैग्नेट मतलब कभी मैग्नेटाइज करो, कभी डीमैग्नेटाइज करो, वही तो है टेम्परेरी मैग्नेट। तो अगर आप टेम्परेरी मैग्नेट बनाना चाहते हैं तो ये लूप थिन होना चाहिए। सो फॉर टेम्परेरी मैग्नेट द IH loop should be thin, and for permanent magnet this IH loop should be thick. लिख लो, परमानेंट मैग्नेट के लिए ये लूप थिक होना चाहिए, इसलिए स्टील का यूज करते हैं। और टेम्परेरी मैग्नेट के लिए ये लूप बहुत पतला होना चाहिए। लिख लो, फॉर टेम्परेरी मैग्नेट दिस लूप शुड बी वेरी थिन। एंड भैया परमानेंट मैग्नेट, हाँ, ये लूप होना चाहिए थिक। परमानेंट मैग्नेट के लिए ये लूप थिक होना चाहिए। ओके। टेम्परेरी मैग्नेट में मैग्नेटाइजेशन डिमैग्नेटाइजेशन बार बार होता है, इसलिए ये लूप बिल्कुल पतला होना चाहिए जिससे कि एनर्जी लॉसेस कम से कम हो। समझ में आ रहा है बेटा? और परमानेंट मैग्नेट में एक बार सेट कर दिया तो कर दिया, तो इसलिए उसमें क्या होना चाहिए, थिक, जिससे उसको कोई चेंज ना कर पाए, इतनी ज्यादा कोर्सिविटी लगे कि मर जाए देते देते, कोई चेंज ही ना कर पाए। क्लियर हुआ? ये हो गया। यस। तो बेटा डन, चैप्टर की पूरी थ्योरी फिनिश हो चुकी है। वैसे इस चैप्टर में से थ्योरेटिकली ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल इसमें से बहुत कम आते हैं, तो इसकी थ्योरी अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। ठीक है ना जी? चलिए नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। स्टे ट्यून विद लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी। टिल देन बाय बाय, हैप्पी